वेलकम टू द चैनल एजुकेशनल उन्नति। इस वीडियो में कवर करेंगे डीएलएड फर्स्ट साम में जो आपका फर्स्ट पेपर है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। इसमें ये थर्ड वीडियो है जो कि डेडिकेटेड होगी व्यक्तित्व का विकास। यहाँ पे आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बताया जाएगा, पर्सनालिटी के टेस्ट क्या क्या होते हैं, व्यक्तित्व परीक्षण कौन कौन से हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में बताया जाएगा, व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या होती हैं, वंशानुक्रम, वातावरण के बारे में बताया जाएगा कि कैसे बच्चे के विकास में ये सब हेल्पफुल होते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर कल्पना, चिंतन और तर्क यानी कि इमेजिनेशन, थिंकिंग और लॉजिक्स के बारे में बताया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर समझेंगे व्यक्तित्व का विकास कैसे होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक इंडिविजुअल में कैसे होता है, इसका अर्थ जानेंगे, प्रकार जानेंगे। प्रकार में यहाँ पर अंतर्मुखी यानी कि इंट्रोवर्ट, बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट और उभयमुखी यहाँ पर लोग आते हैं। व्यक्तित्व की अगर हम बात करें तो आपने सिंपल सा वर्ड सुना होगा व्यक्तित्व, जिसका मतलब लोग लगाते हैं रूप से, रंग से, कद से, लंबाई से, चौड़ाई से, यानी कि हमारी शारीरिक संरचना क्या है एक इंडिविजुअल की, उसका व्यवहार क्या है, वो कैसे भाषा का प्रयोग कर रहा है, इन सारे गुणों को अगर हम मिला देते हैं तो इसी को हम व्यक्तित्व कहते हैं। व्यक्तित्व इन सारी चीज़ों का मिश्रण होता है, ये कहा जाता है। तो वास्तव में अगर हम बात करें तो व्यक्तित्व केवल जीवन के विभिन्न पक्षों का मिश्रण ना होकर बल्कि विकास का, उसके गठन का, क्रम का भी जो है सम्मिश्रण होता है। तो एक व्यक्तित्व में अनेक कारक आते हैं, व्यवहारों का समग्र होता है, यानी कि एक इंडिविजुअल के लिए क्या क्या चीज़ें उसे अफेक्ट कर रही हैं और वो कैसे बिहेव कर रहा है, इन सारे कॉम्बिनेशंस को ही पर्सनालिटी कहते हैं, व्यक्तित्व कहते हैं। व्यक्तित्व के बारे में यहाँ पर अर्थ और परिभाषा दी गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर समझेंगे पर्सनालिटी जो शब्द है वो अंग्रेजी का शब्द है। पर्सनालिटी अंग्रेजी भाषा का ये जो शब्द है पर्सनालिटी, उसकी उत्पत्ति, इसका ओरिजिन जो है हुआ है लैटिन भाषा से, यूनानी भाषा से ये शब्द आया है पर्सोना से। पर्सोना का मतलब क्या हो जाता है, नकाब यानी कि मास्क इसका मतलब होता है। तो जैसे एक फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा एक्टर्स या एक्ट्रेसेस, ये हम कहते हैं कि वो अपने चेहरे पर नकाब पहनता है तब उस रोल को अदा करता है, उस किरदार को अदा करता है। वैसे ही हम सब इंडिविजुअल, हम सब व्यक्ति एक तरह से नकाब पहनकर, मास्क पहनकर अपने जीवन को जीते हैं, जिससे जो है व्यक्तित्व कहा जाता है। व्यक्तित्व का अर्थ हो जाता है कि मनुष्य के व्यवहार की वह शैली है ये, जिसमें आंतरिक तथा बाह्य गुणों का के आधार पर प्रकट किया जाता है। तो व्यक्तित्व हमारा जो है, पर्सनालिटी जो है, वो एक तरह से हमारे व्यवहार को दर्शाता है और इस व्यवहार में हमारे कुछ इंटरनल एंड कुछ एक्सटर्नल जो है ट्रेड्स शामिल होते हैं। एक्सटर्नल ट्रेड्स में क्या आता है, हमारी वेशभूषा कैसी है, हम कैसे वार्तालाप कर रहे हैं, क्या मुद्राएं हैं हमारी, कैसे उठना बैठना है, कैसे अभिव्यक्त कर रहे हैं, कैसे हैबिट्स हैं हमारी, इन सारी चीज़ों को बाह्य गुणों में शामिल किया जाता है। तो ये एक्सटर्नल ट्रेड्स होते हैं। जब इंटरनल ट्रेड्स की बात करते हैं हमारे, हम किसी मनुष्य के, तो उसमें आ जाता है अंतःप्रेरणा, मोटिवेशन कैसा है, क्या उद्देश्य हैं एक व्यक्ति के लाइफ के, इमोशंस कैसे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच कैसी है उसकी, डिज़ायर क्या है उसकी अपने लाइफ के प्रति। तो इन सारे जो है ट्रेड्स से मिलकर एक पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है, एक पर्सनालिटी जो है बनती है। डेफिनेशन की बात करेंगे यहाँ पर, तो अलग अलग डेफिनेशंस यहाँ पर दी गई हैं। मन के अनुसार एक डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है, व्यक्तित्व एवं व्यक्ति के गठन, व्यवहार के तरीकों, रुचियों तथा दृष्टिकोणों, क्षमताओं, तरीकों का सबसे विशिष्ट संगठन है। व्यक्तित्व और व्यक्ति के गठन की अगर हम बात करें तो इसमें व्यक्ति का व्यवहार शामिल होता है, उसके इंटरेस्ट के एरियाज शामिल होते हैं, उसका परसेप्शन कैसा है ये शामिल होगा, उसकी कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या पैटर्न वो फॉलो करता है लाइफ में। तो इन सारे ट्रेड्स को शामिल किया जाता है व्यक्तित्व में। इसके बाद एक डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है बिग एंड हंट के अनुसार, जिसमें बताया गया है कि व्यक्तित्व एक व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान तथा इसकी विशेषताओं के योग का उल्लेख करता है। तो एक व्यक्ति के का जितना भी व्यवहार है उसका और उसकी विशेषताओं का उल्लेख करता है व्यक्तित्व। तो इस तरह से यहाँ पर अलग अलग डेफिनेशन दी गई हैं। रैक्स के अनुसार बताया गया है कि व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य तथा अमान्य गुणों का ही
संगठन होता है। तो समाज जिन गुणों को, जिन ट्रेड्स को मानता है और जिनको नहीं मानता है, उन दोनों के कॉम्बिनेशन को व्यक्तित्व कहा जाता है। इस तरह से अलग-अलग साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक ने अलग-अलग डेफिनेशन यहाँ पर दी है। इसके बाद समझेंगे कि व्यक्तित्व के प्रकार कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो शरीर की संरचना के आधार पर कैटेगराइज किया गया है व्यक्तित्व को। समाज शास्त्रीय प्रकार से जो है कैटेगराइज किया गया है। इसके बाद मनोवैज्ञानिक प्रकार से भी कैटेगराइज किया गया है। मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी डिवाइड किया गया है पर्सनालिटी को। सबसे पहले यहाँ पर कैटेगराइजेशन होता है शरीर रचना के आधार पर। शरीर रचना के आधार पर बात करें कि तो जर्मन के विद्वान हैं क्रैस्मर, जिन्होंने यहाँ पर शरीर रचना के आधार पर 3 भागों में व्यक्तित्व पर्सनालिटी को बांटा है। सबसे पहला यहाँ पर टाइप हो जाता है शक्तिहीन व्यक्ति, जिसके पास बिल्कुल भी शक्ति नहीं होती है, जिसमें कोई सामर्थ्य नहीं है, उसे जो है फर्स्ट कैटेगरीज में रखा गया है। फिर उसके बाद खिलाड़ी आते हैं और तीसरी कैटेगरी यहाँ पर नाटकी आती है, यानी कि जिनका कद बहुत छोटा होता है। तो इस तरह से क्रैस्मर ने शरीर की संरचना के आधार पर पर्सनालिटी को डिवाइड किया है 3 भागों में। इसके बाद समाजशास्त्रीय प्रकार आता है। टाइप्स ऑफ मैन के बारे में स्प्रेगनर ने यहाँ पर अपनी पुस्तक में टाइप्स ऑफ मैन में बताया है कि सामाजिक कार्यों तथा उनकी स्थिति के आधार पर 6 प्रकार की पर्सनालिटी होती है। व्यक्तित्व यहाँ पर 6 प्रकार से स्प्रेगनर ने बताया है। पहला यहाँ पर है सैद्धांतिक, यानी कि जो थियोरेटिकल पर्सनालिटी होती है। राजनीतिक है सेकेंड टाइप। थर्ड है यहाँ पर आर्थिक। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाती है धार्मिक, और इसके बाद नेक्स्ट है सामाजिक, देन नेक्स्ट है यहाँ पर कलात्मक। तो इस तरह से कैटेगरीज को यहाँ पर पर्सनालिटी को 6 तरह की कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। और ये जो 6 पार्ट हैं यहाँ पर, वो समाज में कैसे एक रोल प्ले करता है, कौन सा कार्य करता है व्यक्ति, उनके आधार पर यहाँ पर कैटेगराइजेशन किया गया है। सैद्धांतिक है पहला। राजनीतिक का मतलब है जो व्यक्ति पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है उसको कहेंगे। अर्थशास्त्रियों को आर्थिक में शामिल किया गया है। धर्मात्मा जो है, पंडित जो है, उनको धार्मिक कार्यों में। सामाजिक जो सोशल वर्कर है। कलात्मक जो आर्टिस्ट है, जो किसी भी तरह के कला में इन्वॉल्व है। इस तरह से अलग अलग कैटेगराइजेशन हो जाता है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो मनोवैज्ञानिक प्रकार की है। यहाँ पर साइकोलॉजिकल बेसिस पे कैटेगराइजेशन किया गया है। तो इसमें 2 तरह के व्यक्तित्व के लोगों को शामिल किया जाता है। पहले हैं यहाँ पर अंतर्मुखी लोग, जो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी के लोग होते हैं, जो कि रिजर्व नेचर के होते हैं। एक्सट्रोवर्ट यहाँ पर बहिर्मुखी सेकंड टाइप हो जाता है। बहिर्मुखी और उभयमुखी ये दो जो हैं मिश्रित रूप होते हैं। बहिर्मुखी का मतलब हो जाता है, एक्सट्रोवर्ट का मतलब है यहाँ पर कि जो व्यक्ति बाहर की दुनिया में ज़्यादा खोए रहते हैं, बाहर के लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना रहता है, यानी कि एक ओपन माइंड का जो व्यक्ति होगा वो इसमें शामिल होता है। तो इस तरह से 2 कैटेगराइजेशन यहाँ पर बताए गए हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अंतर्मुखी के बारे में विशेषताएं यहाँ पर दी गई हैं कि ये वस्तुओं से कम अनुग्रह रखते हैं, एकांकी लोग होते हैं, कर्तव्यपरायण लोग होते हैं। इस तरह से यहाँ पर उनकी विशेषताएं दी गई हैं। देन बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले लोग आते हैं यहाँ पर, एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के पर्सन। एक्सट्रोवर्ट जो पर्सनालिटी के पर्सन हैं, उनकी विशेषताओं की बात करें तो ये कार्य कुशलता में निपुण होते हैं और सबको प्रसन्न करने वाले होते हैं। हमेशा मतलब खुश रहते हैं ये लोग, और ये विचारों को प्रधानता देते हैं, व्यवहार की कुशलता देते हैं। यहाँ पर वातावरण के साथ आसानी से अनुकूलन कर लेते हैं ये लोग। बाहर की क्रियाओं की ओर संवेदनशील रहते हैं। ये धारा प्रवाह बोलने वाले होते हैं। तो ये जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेंगे, मतलब जो जैसा है वो मुंह पे ही बोल देते हैं। उभयमुखी व्यक्तित्व की बात करें यहाँ पर, तो ये जो लोग होते हैं वो विकासमुखी लोग कहे जाते हैं इनको। ये दोनों का ही मिश्रण होते हैं, यानी कि इनमें जो है अंतर्मुखी के भी गुण होंगे और बहिर्मुखी के भी गुण होंगे। तो इस तरह से ये उभयमुखी पर्सनालिटी के लोग बनते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, व्यक्तित्व का परीक्षण कैसे होता है। तो पर्सनालिटी को अगर असेसमेंट करना है, टेस्ट करना है, तो कैसे करेंगे, ये चीज़ें यहाँ पर समझते हैं। पर्सनालिटी का टेस्ट करने के लिए यहाँ पर ये ज़रूरी है कि हम समझ सकें कि व्यक्ति किस कैटेगरी का है यहाँ पर। तो पर्सनालिटी के परीक्षण के लिए यहाँ पर मापन की विधियाँ कुछ दी गई हैं, जिनमें सबसे पहली विधि है आत्मनिष्ठ विधि, जिसको इंट्रोस्पेक्शन मेथड कहते हैं। वस्तुनिष्ठ विधियाँ हैं यहाँ पर, जिसको
ऑब्जेक्टिव मेथड कहेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट थर्ड आ जाती है यहाँ पर प्रक्षेपण विधि। प्रक्षेपण विधि को प्रोजेक्टिव टेक्निक कहा जाता है यहाँ पर। तो इस तरह से समझेंगे वन बाय वन ये जो तीनों कैटेगरीज हैं यहाँ पर पर्सनालिटी टेस्ट की। सबसे पहला मेथड आता है यहाँ पर आत्मनिष्ठ विधि, इसको व्यक्तिगत विधियों में भी कहा जाता है। सब्जेक्टिव मेथड ये होता है, इसमें जो है इंट्रोस्पेक्शन मेथड, ऑटोबायोग्राफी, केस हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। सब्जेक्टिव का मतलब है कि हमें यहाँ पर क्वालिटेटिव डेटा मिलता है इसके बारे में। तो इसमें सबसे पहले आत्मकथा आ जाएगी। आत्मकथा का मतलब है कि हम जब किसी एक व्यक्ति के बारे में, उसके जीवन के बारे में लिखते हैं और उसी की कहानी जो है, उसके द्वारा लिखी हुई कहानी को पढ़ते हैं, तो इसको आत्मकथा कहा जाता है। कि जब एक व्यक्ति अपने ही जीवन के बारे में, जीवन शैली के बारे में उसमें जो है डिस्क्राइब करता है, तो उसको हम आत्मकथा कहते हैं। ये एक तरह से एक पर्सनालिटी को जानने की सब्जेक्टिव मेथड की विधि होती है यहाँ पर ऑटोबायोग्राफी। देन नेक्स्ट जो सब्जेक्टिव मेथड में आता है वो व्यक्तिवृत्ति इतिहास आ जाता है, केस हिस्ट्री मेथड। केस हिस्ट्री मेथड का मतलब है कि इसमें एक व्यक्ति के बारे में डीपली यहाँ पर इन डेप्थ स्टडी की जाती है, उसके परिवार के बारे में, इतिहास के बारे में, आय, उसकी चिकित्सा से रिलेटेड, पर्यावरण से रिलेटेड और सामाजिक स्थिति से रिलेटेड यहाँ पर जानकारी दी जाती है। तो उसके जीवन पर्यंत जो भी घटनाएं हुई हैं उन सारी चीज़ों को इसमें शामिल किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर पर्सनैलिटी असेसमेंट के लिए देखें तो यहाँ पे सब्जेक्टिव मेथड में थर्ड मेथड आ जाता है इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड साक्षात्कार विधि कहा जाता है इसको। इसमें एक व्यक्ति से आमने सामने होकर बातचीत की जाती है, तब उससे उन क्वेश्चंस का आंसर लिया जाता है। तो ये जो है डायरेक्टली जो है डेटा होता है, जिसमें एक व्यक्ति से उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। इस तरह से ये साक्षात्कार विधि हो जाती है। इसमें भी जो डेटा मिलता है वो क्वालिटेटिव डेटा रहता है। इसके बाद नेक्स्ट जो विधि आ जाती है वो इन्वेंट्री या क्वेश्चनियर मेथड आता है यहाँ पर, जिसको सूची विधि या प्रश्नावली विधि कहते हैं। इसमें जो है 100 से लेकर 500 तक के प्रश्न हो सकते हैं, जिसके बारे में आपको हाँ या नहीं में उत्तर देना होता है। और इससे जो है एक व्यक्ति के बारे में एक व्यक्तित्व का मापन किया जाता है इन क्वेश्चंस के आंसर के थ्रू। तो इस तरह से आपने देखा होगा साइकोलॉजी का टेस्ट भी होता है। HSPQ जो टेस्ट है वो क्वेश्चनियर पे आधारित है यहाँ पर, जो कि BEd और M.Ed दोनों में ही होता है। देन नेक्स्ट यहाँ पर जो मेथड आता है पर्सनालिटी असेसमेंट का, वो ऑब्जेक्टिव मेथड होता है। वस्तुनिष्ठ विधि है ये। वस्तुनिष्ठ विधि का मतलब हो जाता है कि यहाँ पर जो है किसी न किसी तरीके से आपको जो आंसर मिलता है वो सुटेबल आंसर होता है, वो सब्जेक्टिव फॉर्म में आंसर नहीं होगा। तो इस तरह से इसमें सबसे पहली विधि आ जाती है कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन की। कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन नियंत्रित या निरीक्षण होता है, जिसमें एक जो एक्सपेरिमेंटर है उसका पूरी तरह से कंट्रोल होता है पूरे इन्वायरमेंट पे। देन जो नेक्स्ट विधि हो जाती है वो क्रम निर्धारण मापनी है। रेटिंग स्केल मेथड होता है ये। रेटिंग स्केल मेथड लिंकर्ट के स्केल पर आधारित होता है। इसमें 5 या 7 तरह की स्केल होती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से ये स्केल होगी 1 to 7 की। यहाँ पर रेटिंग जो है आपको देनी होती है और उसके बाद जो रेट आप देंगे वही आपका आंसर माना जाएगा। उसी के आधार पर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिए होंगे कि ए पॉइंट जो है वो गुड को दिखा रहा है या बैड को दिखा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर स्केल दी होती है, गुड, वेरी गुड, बैड, एक्सेलेंट, एक्सट्रीमली एक्सेलेंट। तो इस तरह से यहाँ पर जो स्केल होती है इसमें जो नंबर होगा वो अगर एक पर्सनालिटी चूज़ करती है तो उसमें जो डिस्क्रिप्शन होता है उसी के आधार पर समझ लिया जाता है कि वो व्यक्ति किस गुण उसमें आता है और इस यहाँ पर उसकी पर्सनालिटी कैसी है। नेक्स्ट और लास्ट जो मेथड होता है पर्सनालिटी असेसमेंट का, उसमें आ जाता है नेक्स्ट मेथड, जो कि हो जाता है प्रोजेक्टिव टेक्निक। यहाँ पर प्रक्षेपण की विधियां हैं। प्रक्षेपण विधि का मतलब हो जाता है कि ये प्रोजेक्टिव मेथड है। इसमें जो भी जिस तरह से भी जो है मूल्यांकन किया जाता है वो आसानी से जो है व्यक्तित्व का मूल्यांकन कर सकते हैं। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की बात करें तो यहाँ पर रोसाक का इंक ब्लॉक टेस्ट आता है और इसमें जो है इंक ब्लॉक टेस्ट को शामिल किया जाता है। रोसाक का इंक ब्लॉक जो टेस्ट है वो 10 जो है कार्ड्स पर आधारित है इसमें। नेक्स्ट जो टेस्ट आता है इसमें शामिल हो जाता है वो वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट आता है, WAT। वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट जो है कार्ल जुंग के द्वारा
डेवलप किया गया है यहाँ पर। उसमें एक वर्ड का जो है दूसरे वर्ड के साथ में क्या संबंध होता है, एसोसिएशन क्या है, वो सहचर्य का नियम यहाँ पर स्थापित किया जाता है सब्जेक्ट और एक्सपेरिमेंटर के द्वारा। तो ये भी टेस्ट यहाँ पर बीएड के साइकोलॉजी टेस्ट में शामिल है। नेक्स्ट यहाँ पर टीएटी टेस्ट शामिल कर सकते हैं प्रोजेक्टिव टेस्ट में। टीएटी टेस्ट का मतलब हो जाता है कि थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट होता है ये, जो कि हेनरी मुर्रे के द्वारा डेवलप किया गया था 1935 में। यहाँ पर 20 पिक्चर्स होती हैं जिसमें जो है सब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करना होता है। नेक्स्ट जो टेस्ट इसमें आ जाता है वो इंक ब्लॉक टेस्ट भी आता है इसमें। कैट टेस्ट आ जाता है, चाइल्ड परसेप्शन टेस्ट इसी में। तो इस तरह से प्रोजेक्टिव टेक्निक में अलग अलग तरह के टेस्ट यहाँ पर शामिल हो जाते हैं, जो कि पूरी तरह से एक प्रोजेक्शन पर पूरी तरह से आधारित होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर आ जाता है एडजस्टमेंट ऑफ पर्सनालिटी। तो यहाँ पर व्यक्तित्व का समायोजन कैसे होता है। आप जानते हैं कि मनुष्य, ऑल ह्यूमन बीइंग आर द सोशल एनिमल्स। तो यहाँ पर हर एक जो मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी है। तो इस समाज में रहने के लिए एक व्यक्ति को समाज के अनुसार ढलना भी पड़ता है। अपनी रुचियों को, अपने पसंदीदा चीज़ों को, अपनी अभिव्यक्तियों को समाज के अनुसार ढालना पड़ता है, समाज के नियमों का पालन करना पड़ता है। तो एडजस्टमेंट का क्या मतलब होता है। एडजस्टमेंट का मतलब है कि जैसा ढांचा है हम उसमें ही ढल जाएं। अगर ये गोलाकार है तो गोलाकार में ढल जाएं, अगर ये जो है वर्गाकार है तो वर्गाकार में ढल जाएं। ढांचे का तो यही मतलब होता है। और समायोजन का मतलब है कि जब हम इसमें पूरी तरह से फिट हो जाएं। तो इस तरह से जब व्यक्तित्व के समायोजन की बात की जाती है तो ये कहा जाता है कि समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि एक व्यक्ति जब समाज में रहता है तो वो अपने लाइफ टाइम समाज में रहने के लिए, इस इन्वायरमेंट में रहने के लिए अपने आप को चेंज करता रहता है, ढालता रहता है। तो इस तरह से व्यक्ति अपने और अपने वातावरण के बीच में संतुलन स्थापित करता रहता है और अपने व्यवहार में जो है लगातार परिवर्तन करता रहता है। तब जाके वो इस सोसाइटी के लायक बनता है और सोसाइटी में रहने के लायक बनता है। तो व्यक्ति एक तरह से एडजस्टमेंट करता है अपने और वातावरण के बीच में और अपने व्यवहार में उन परिवर्तनों को शामिल करता है। समायोजन किस प्रकार से किया जाता है, कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं इसके। तो सबसे पहले डायरेक्ट मेथड है यहाँ पर समायोजन के लिए। डायरेक्ट मेथड का मतलब हो जाता है कि इसमें व्यक्ति जो भी समायोजन स्थापित करता है वो डायरेक्टली विधियों से करता है, डायरेक्ट उस चीज़ों में इन्वॉल्व रहता है। जो भी अपना विवेक है, तर्क शक्ति है, बौद्धिक क्षमताएं हैं, इन सारी चीज़ों का सहारा लेकर तब अपने आप को एडजस्ट करता है। तो इस तरह से इसमें कौन कौन सी जो है विधियां शामिल होंगी। सबसे पहली विधि है कि बाधाओं का समाधान करना, सॉल्विंग द ऑब्स्टिकल। जो भी आपके सामने बाधा आ रही है, अगर आप उससे जो है चेतावनी पूर्वक उस बाधा को समाप्त कर देते हैं, लड़ लेते हैं, अपने मानसिक तनाव को ख़त्म कर देते हैं, तो आप जो है सोसाइटी में एडजस्टमेंट कर सकते हैं। सेकंड जो मेथड आ जाता है अन्य मार्ग का खोजना, टू फाइंड अदर वेज। तो यहाँ पर व्यक्ति जो है किसी एक ऑब्स्टिकल को दूर करने के लिए और लोगों की जो है मदद लेता है, तब उन मदद से, उनके सहारे से, उनकी गाइडेंस से जाकर अपने मानसिक तनाव को कम करता है और समायोजन यहाँ पर स्थापित करता है। तो एडजस्टमेंट लोगों की सहायता से यहाँ पर एडजस्टमेंट किया जाता है। देन यहाँ पर जो तीसरी विधि आ जाती है डायरेक्ट मेथड में, उसमें चेंज इन एम्स, यानी कि उद्देश्य में ही व्यक्ति यहाँ पर परिवर्तन कर दे रहा है, उद्देश्य का ही त्याग कर देता है। तो ये भी एक तरह से एडजस्टमेंट की विधि है। देन नेक्स्ट मेथड जो आता है यहाँ पर वो विश्लेषण या निर्णय का मेथड आ जाता है। एनालिसिस एंड डिसीजन का ये मेथड है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति होगा वो मानसिक रूप से संतुलित करता है अपने आप को, देन जाके किसी एक डिसीजन पर पहुँचता है। तो अलग अलग जो उसके पास फैक्ट्स हैं उनसे वो जो है एक डिसीजन पर आता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो मेथड है एडजस्टमेंट का वो इनडायरेक्ट मेथड हो जाता है, अप्रत्यक्ष विधि है ये। अप्रत्यक्ष विधि का मतलब हो जाता है कि इसमें जो मानसिक सामान्यता को बनाए रखने के लिए व्यक्ति को अचेतन क्रियाओं की भी सहायता लेनी पड़ती है। तो अनकॉन्शियस थॉट्स को भी यहाँ पर व्यक्ति शामिल करता है, जिसको इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं। इसमें अचेतन रूप से व्यक्ति अपने जो है एडजस्टमेंट को फॉलो करता है। इसको मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्रक्रियाएं भी कहते हैं। इसमें
क्योंकि ये व्यक्ति के आत्मसम्मान की रक्षा करता है। तो ये जो अनकॉन्शियस थॉट है हमारे, वो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाने में हमारी हेल्प करते हैं। तो इन विधियों में कौन-कौन सी विधियाँ शामिल हैं इनडायरेक्ट मेथड में? तो इसमें सबसे पहले शोध विधि आती है, सब्लिमेशन की ये विधि है। इसमें शोधन में जो है क्या-क्या आता है, तो वह मानसिक प्रक्रिया इसमें शामिल होती है जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपने मूल संवेगात्मक शक्ति यानी कि इमोशनल जो पावर है, उसकी आवश्यकताएँ क्या-क्या हैं, आदि को कृत्रिम पक्ष की ओर मोड़ता है। तो जो उसके जो है फंडामेंटल इमोशनल पावर्स हैं, उनको कृत्रिम पक्ष की ओर आर्टिफिशियल जो है पार्ट में एडजस्ट करता है। देन पृथक्करण विधि यहाँ पर होती है, विथड्रॉल मेथड। इसमें जो है दुख या कष्ट होने पर व्यक्ति स्वयं को उससे अलग कर देता है, यानी कि हम अपने आप ही से जो है दुख को दूर कर देंगे या दुख से अपने आप दूर हो जाएंगे। तो इस तरह से ये मेथड हो जाएगा यहाँ पर इनडायरेक्ट मेथड में। देन प्रतिगमन रिग्रेशन पार्ट होता है। रिग्रेशन पार्ट का मतलब हो जाता है कि तब देखने में आती है यह विधि जब व्यक्ति निराशा द्वारा उत्पन्न चिंता के कारण व्यवहार में प्रारंभिक रूपों में वापस चला जाता है। तो इस तरह से रिग्रेशन मेथड होता है। इसमें व्यक्ति जब निराश होगा तो वो उसके जो प्राइमरी फॉर्म्स होते हैं उसमें चला जाता है, प्रीलिमिनरी फॉर्म्स में चला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर तादात्म्य आइडेंटिफिकेशन मेथड होता है। यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मेथड का मतलब हो जाता है कि इसमें दूसरे व्यक्ति के गुणों को अपने व्यक्तित्व में ग्रहण कर लेता है व्यक्ति, तब जाके एडजस्टमेंट को करता है। इसके बाद निर्भरता आती है, डिपेंडेंसी आती है। इसमें डिपेंडेंसी का मतलब है कि यहाँ पर सभी प्रयत्न जब असफल हो जाते हैं तब वह व्यक्ति जो है समस्या को किसी योग्य व्यक्ति को सौंप देता है, यानी कि अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी जो प्रॉब्लम है वहाँ यहाँ पर किसी और के हाथ में उसकी कमान दे दी जाती है कि वो व्यक्ति अपने निर्देश के द्वारा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। तो इसको डिपेंडेंसी मेथड कहते हैं। ये इनडायरेक्ट मेथड में आता है एडजस्टमेंट के। इसके बाद युक्तिकरण मेथड होता है, रैशनलाइजेशन मेथड। इस युक्ति के अंतर्गत व्यक्ति वास्तविक प्रेरक को छिपाकर अन्य प्रेरकों को दोषी ठहराता है। तो यहाँ पर जो एक्चुअल कारण होगा, एक्चुअल कॉज होगा, उसको व्यक्ति छुपा लेता है और उसके अलावा जो है झूठ बोलकर 3 या 4 आपके पास ऑब्जेक्ट प्रेज़ेंट कर देगा कि इन वजह से हमने झूठ बोला था, इन वजह से ये सब हो गया। तो यहाँ पर व्यक्ति अपने बचाव में 100 तरह की चीज़ें प्रेज़ेंट कर देता है। इसको रैशनलाइजेशन मेथड कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो मेथड आता है, क्षतिपूरक विधियाँ आती हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बाद में कंपनसेटरी मेथड आता है। कंपनसेटरी मेथड ये एक प्राकृतिक नियम का जो रूप है, इसमें वह मानव होता है जो कि किसी क्षेत्र में सफल होता है और किसी क्षेत्र में असफल होता है। तो जब वह एक क्षेत्र में असफल होगा तो या फिर वो स्वयं में कमी महसूस करता है तो अन्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर लेता है। तो अगर एक कोई फील्ड है वो कमज़ोर है एक व्यक्ति की, तो दूसरी फील्ड में वो अच्छा ज़रूर होगा। यानी कि यहाँ पर एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कोई व्यक्ति है वो पढ़ने में कमज़ोर है, लेकिन हो सकता है उसकी आर्ट बहुत अच्छी हो, उसको डांस में बहुत इंटरेस्ट हो, वो जो है क्रिकेट खेलने में या किसी भी तरह के गेम्स में बहुत अच्छा हो। तो इस तरह से यहाँ पर कंपनसेटरी मेथड होता है कि अगर एक फील्ड वीक है तो दूसरी फील्ड बहुत अच्छी हो सकती है उस व्यक्ति की। नेक्स्ट यहाँ पर मेथड हो जाता है आक्रामक मेथड। यहाँ पर अग्रेसिव मेथड होता है। एग्रेसिव मेथड का मतलब है कि व्यक्ति द्वारा उत्पन्न विरोधात्मक जो व्यवहार है, अगेंस्ट में जो व्यवहार करता है व्यक्ति, जिसमें उसके द्वारा बाधा या रुकावट का आक्रामक व्यवहार जो है उसके द्वारा सामना किया जाता है। तो इसमें जो बाधा है, जो रुकावट आ रही है, उसके लिए आप एक एग्रेसिव बिहेवियर करते हैं, आक्रामक व्यवहार करने लगते हैं और उसके द्वारा जो है आपकी मानसिक जो तनाव है वो समाप्त होता है, शिथिल होकर समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट साइकोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है यहाँ पर, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जिसको कहते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब यहाँ पर हो जाता है कि एक बच्चा या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बिल्कुल डिफर होता है अपने, चाहे वो फिजिकल गुण हो, चाहे मानसिक गुण हो, चाहे इमोशनल गुण हो उसके, तो हर तरह से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से डिफर होता है। इसलिए हमें
बाल विकास के लिए या साइकोलॉजी के लिए ये चीज़ पढ़ाई जाती है कि हम क्लासरूम में एज अ टीचर अगर हम जाते हैं तो कैसे हम इस व्यक्तिगत विभिन्नताओं से डील करते हैं। एक बच्चा दूसरे बच्चे से डिफ़र होता है, तो हर एक बच्चे की कैपेबिलिटी भी डिफ़र होती है। तो कोई आपको गिफ्टेड चाइल्ड मिलता है, कोई डम्ब चाइल्ड मिलता है, कोई मॉडरेट चाइल्ड मिलता है, तो कैसे आप इन सारी प्रॉब्लम से वहाँ पर डील करेंगे, इसके लिए यहाँ पर व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पढ़ाया जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्या मतलब है कि 2 अगर छात्र हैं तो उनमें कोई समानता हो सकती है, तो विभिन्न क्षेत्रों में वो एक दूसरे से डिफ़र भी कर सकते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता इसे ही कहते हैं हम। व्यक्तिगत विभिन्नता की बात करें तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जैविक आधार पर, मानसिक आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर, संवेगात्मक आधार पर डिफ़र हो सकता है। एक दूसरे से व्यक्ति डिफ़र होता है यहाँ पर। इन सारी चीज़ों में व्यक्तिगत विभिन्नताएँ पाई जाती हैं। तो अगर कोई ट्विन्स बच्चे भी हैं, तो वहाँ पर भी वो ट्विन्स जो है अलग होते हैं। उनके रहने-सहने के तरीके में, बोलने-चालने के तरीके में, उठने-बैठने के तरीके में, कॉग्निशन लेवल में, फिज़िकल अपीयरेंस में कहीं कहीं न कहीं आपको जो है असमानताएँ दिख जाएँगी। तो जो बच्चे जुड़वा होते हैं, ट्विन्स होते हैं, उनमें भी समानताएँ पाई जाती हैं और असमानताएँ भी पाई जाती हैं। तो यहाँ पर जो सिमिलैरिटी रहती है उसका परसेंटेज बहुत कम रहता है, जबकि जो डिसिमिलैरिटीज़ रहती हैं उसका परसेंटेज बहुत हाई रहता है बच्चों में। तो इस तरह से जो है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझाया गया। इसके बाद अलग-अलग मनोवैज्ञानिकों की डेफ़िनेशन यहाँ पर दी गई हैं। स्किनर के अनुसार बताया गया है कि व्यक्तिगत विभिन्नता जो होती है, वो संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित होता है इसमें जिसका मापन किया जा सकता हो। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मतलब है कि एक व्यक्ति की अगर हम सभी एस्पेक्ट को देखते हैं तो उन सारे एस्पेक्ट में हम उसका मापन कर सकते हैं और उसमें विभिन्नताओं को देख सकते हैं। तो इस तरह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। प्रभावी कारक क्या हैं? किन-किन कारकों से जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं? तो वंशानुक्रम हो सकता है यहाँ पर, वातावरण हो सकता है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों से ही इन सब चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है। हेरिडिटी का मतलब होता है कि एक बच्चे के माता-पिता और उसके पूर्वज जैसे होते हैं, वो संतान भी वैसे ही होती है, यानी कि उसमें जेनेटिक गुण होते हैं। इसके बाद वातावरण का कैसे फ़र्क पड़ता है? तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं में वातावरण का फ़र्क इसलिए पड़ता है क्योंकि एक बच्चा जैसे वेशभूषा में रहता है, जैसे व्यवहार में रहता है, जैसे आचरण में पला-बड़ा होता है, जैसे भौतिक और एवं सांसारिक उसको वातावरण दिया जाता है, वैसे ही गुण को बच्चा अपना लेता है यहाँ पर। तो एक इंडिविजुअल जो है, एक स्टूडेंट जो है, वो वैसे ही बोलने-चालने लगता है, वैसे ही लोगों की रिस्पेक्ट करता है, जैसे एनवायरनमेंट में हम उसको डाल देते हैं। तो अगर एक हिंदी भाषी क्षेत्र में एक जो है बच्चा बड़ा पला है, तो वो हिंदी ही बोलना स्टार्ट करता है और अगर एक बच्चा इंग्लैंड में पढ़ा है, यूके में पढ़ा हुआ है, तो वो जो है इंग्लिश बोलना स्टार्टिंग से ही सीख जाता है। तो ये जो बच्चे की लर्निंग होती है, ये जो बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलप होती है, वो यहाँ पर वातावरण के अनुसार ही डेवलप होती है। देन बच्चे ने किस जाति, प्रजाति और देश में धर्म जो है जन्म लिया है, इन सारी चीज़ों पर भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस डिपेंड करते हैं। तो जिस देश में बच्चा होगा, उसी के कल्चर के अकॉर्डिंग, अपनी ही जाति के अनुसार वो बच्चा वैसे ही कार्य करने लगता है, वैसे ही रिएक्ट करने लगता है, वैसे ही अपना जीवन यापन करने लगता है। तो इस तरह से ये भी एक कारक हो जाता है यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए। आय एवं बुद्धि के बारे में बात करें, तो एक व्यक्ति की क्या आय है, वो डिपेंड करती है एक व्यक्ति के पर्सनैलिटी को बनाने में और उसकी बुद्धि को बनाने में। इस तरह से यहाँ पर बच्चा जो है एक आयु के साथ बढ़ने के साथ-साथ शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक विकास को ग्रहण करता है और इन सारी चीज़ों में एक-दूसरे से डिफ़र होते चले जाते हैं बच्चे। शिक्षा एवं आर्थिक दशा कैसी है एक बच्चे की, तो इनसे भी बच्चे एक दूसरे से डिफ़र करते हैं। एक बच्चा जो नॉर्मल सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है और एक बच्चा जो अच्छे स्कूलों में पढ़ता है, अच्छे स्कूलिंग होती है उसकी, हायर एजुकेशन को प्राप्त करता है, तो इन सब से बच्चों में डिफ़रेंस आ जाता है। इंडिविजुअल पर्सनैलिटी जो है यहाँ पर डिफ़र हो जाती है। लिंग भेद से भी जो है इंडिविजुअल डिफ़रेंसेस आते हैं लोगों में। एक फीमेल जो कैटेगरी का इंसान होगा, वो फीमेल के अकॉर्डिंग बिहेव करने लगता है और एक मेल कैटेगरी का जो पर्सन है, वो मेल के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर व्यवहार करने लगता है। उसी के अनुसार उनकी शारीरिक बनावट होती है, उसी के अनुसार उनकी संवेगात्मक विकास की क्षमता होती है। तो यहाँ पर जेंडर के अकॉर्डिंग भी ये सारी चीज़ें डिफ़र होती हैं। इसके बाद व्यक्तिक विभिन्नता का क्या महत्व है, ये समझेंगे यहाँ पर।
तो यहाँ पर व्यक्तिगत विभिन्नताओं के महत्व को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि हम सबसे पहले ये जान सकें कि अगर क्लास में 15 चाइल्ड हैं, यहाँ पर 15 स्टूडेंट हैं, तो वो एक दूसरे से डिफ़र हैं, उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पर हम ये रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि कौन सा बच्चा यहाँ पर गिफ्टेड चाइल्ड है, कौन सा बच्चा यहाँ पर बैकवर्ड चाइल्ड है, कौन सा बच्चा यहाँ पर मॉडरेट लेवल पर लर्निंग सीख रहा है, कौन सा बच्चा जो है यहाँ पर जो है एकदम पढ़ने में टीचर है। तो इस तरह से जब हम एक कम जो है स्किल वाले बच्चे को देखते हैं, तो उसके स्किल में इन्हांसमेंट करने के लिए वहाँ यहाँ पर कुछ मेथड्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, कुछ जो है क्रांतिकारी विधियों को लाते हैं, अपनी टीचिंग में जो है ऐसी स्ट्रैटेजीज, ऐसे मेथड्स को यूज़ करते हैं जिससे कि बच्चा जो है उसके कॉग्निशन लेवल को बढ़ाया जा सके। तो इस तरह से यहाँ पर एडजस्टमेंट किया जाता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखते हुए। और जो गिफ्टेड चाइल्ड है उसकी एबिलिटीज़, उसकी कैपेबिलिटीज़ को देखकर उसकी जो है मेंटल लेवल को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, उसे उस जो है शिक्षा में रखा जाता है, उसे उस इन्वायरमेंट में रखेंगे और ऐसी गाइडेंस देते हैं जिससे कि बच्चा अपना भविष्य उज्जवल कर सके। तो इस तरह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ये शैक्षणिक महत्व भी हो जाता है कि इससे पहचान कर हम बच्चों को एक वन स्टेप फॉरवर्ड कर सकते हैं उनकी पढ़ाई के लिए, उनके व्यक्तित्व के लिए, उनके जीवन शैली के लिए, उनके मानसिक विकास के लिए। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। इसके बाद ये हो जाता है यहाँ पर कि अगर हम व्यक्तिगत विभिन्नताएं देख लेते हैं, तो यहाँ पर जो है बच्चों को जो होमवर्क देंगे वो उनके जो है मानसिक विकास के अनुसार ही देते हैं। लिंग भेद, अगर इन सारी चीज़ों को जान जाते हैं तो बच्चों में हम सेग्रीगेशन की भावना नहीं आने देते हैं कि बच्चा एक दूसरे से जो है किसी ना किसी तरीके से घृणा ना करे, भेदभाव ना करे, तो बालक एवं बालिका की उसमें भावना ना आए। तो इन सारी चीज़ों के लिए यहाँ पर गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है बच्चों को। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक्स आ जाते हैं कल्पना, चिंतन एवं तर्क। कल्पना का मतलब है इमेजिनेशन, चिंतन का मतलब है थिंकिंग, तर्क का मतलब है लॉजिक। यहाँ पर तो सबसे पहले इमेजिनेशन, कल्पना को समझेंगे। कल्पना का मतलब हो जाता है कि हम अपने माइंड में ऐसे इमेजिनरी थॉट्स लाते हैं जिनकी हम सिर्फ जो है एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं। तो जो हमारे अनुभव होते हैं उन्हीं के बारे में हम कल्पना कर सकते हैं, और ये जो कल्पना होती है, ये जो इमेजिनेशन है, वो हमारे न्यू थॉट्स को, नए इनोवेशन को प्रेजेंट करती है। तो इनके बारे में ये कह सकते हैं कि कल्पना का मतलब हो जाता है कि हम जो सोच रहे हैं उसमें एक नया प्रोसेस है, उसमें एक नया थॉट है। तो इस तरह से कल्पना में को हम नवीनता से भी परिभाषित कर सकते हैं। ये प्रत्यक्षीकरण को डिनोट करते हैं क्योंकि जो एक्सपीरियंस हम कर चुके होते हैं प्रीवियस लाइफ में, उन्हीं के बारे में हम कल्पना कर सकते हैं। इसमें क्रिएटिविटी को भी शामिल किया जाता है, रचनात्मकता होती है यहाँ पर, क्योंकि हम न्यू थॉट्स ला रहे हैं तो नया इनोवेशन भी कंस्ट्रक्ट करेंगे हम। और इसमें जो है क्रिएटिविटी शामिल हो, ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा क्रिएटिविटी शामिल ही रहे। इसको परिभाषित करने की बात बताएं तो मैकडूगल ने यहाँ पर कहा है कि कल्पना जो है वो दूरस्थ वस्तुओं के संबंध का चिंतन है, यानी कि जो चीज़ें हमसे बहुत दूर होती हैं उनके बारे में हम एक इमेजिनरी थॉट रखते हैं जिसे हम कल्पना कहते हैं। तो उनके बारे में जब हम सोच पाते हैं जो है, तो उसे ही, उस प्रोसेस को ही कल्पना कहा जाता है, इमेजिनेशन कहा जाता है। कल्पना की बात करें, यहाँ पर प्रकारों की बात करें, तो इसमें कल्पना आ जाती है। कल्पना के दो पार्ट हैं यहाँ पर, सृजनात्मक और आदानात्मक। देन यहाँ पर दो कैटेगराइज में से डिवाइड किया गया है। कार्य साधक कल्पना, कार्य साधक कल्पना के दो यहाँ पर भाग हो जाते हैं, सैद्धांतिक कल्पना, व्यवहारिक कल्पना। इसके बाद रसात्मक कल्पना जो होती है, इसमें कलात्मक कल्पना होती है और मनोराज्यमयी कल्पना होती है। दो कैटेगरीज हैं यहाँ पर। रचनात्मक कल्पना, सृजनात्मक कल्पना सबसे पहले आती है। तो इसमें कौन कौन से व्यक्ति शामिल हो जाते हैं? एक कवि जो है वो इमेजिनरी थॉट्स होते हैं तो कुछ नया इन्वेंट करते हैं, क्रिएटिव करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर कवि लेखक आ जाते हैं सृजनात्मक कल्पना में। आदानात्मक कल्पना जो होती है, ये दूर
दूसरे के कथन या कल्पना के आधार पर कल्पना की जाती है। तो इसमें किसी एक के थॉट्स होंगे, उन्हीं के आधार पर जब हम इमेजिनेशन करते हैं तो उसे अधानात्मक कल्पना कहते हैं। कार्य साधक कल्पना कौन-कौन सी होती हैं? तो ये जो कल्पना होती है वो जटिल समस्याओं को हल करने के लिए सॉल्व की जाती है यहाँ पर। रसायनात्मक कल्पना जो है इसमें सौंदर्यात्मक कल्पना होती है, यानी हम इमेजिनरी थॉट्स में चले जाते हैं। इसमें कलात्मक, मनोराजमयी ये सारी जो है कल्पना शामिल हो जाती हैं। डेवलपमेंट कैसे होता है यहाँ पर कल्पना का? तो डेवलपमेंट हमारे अनुभव के ही आधार पर होता है। हमारा मन जैसा सोचता है, जैसा एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं हम, वैसे ही हमारे थॉट्स आ जाते हैं और ये जो थॉट्स होते हैं वो रिप्रोडक्टिव इमेजिनेशन के थॉट्स होते हैं और ये बहुत तीव्र गति से चलते हैं। इनके बारे में हम बहुत जल्दी सोच सकते हैं, अपने थॉट्स में जा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर चिंतन का टॉपिक है। चिंतन यानी कि थिंकिंग। थिंकिंग का मतलब है एक उच्च कॉग्निटिव लेवल की ये प्रक्रिया है, उच्च ज्ञानात्मक प्रक्रिया होती है ये, जिसमें हम अपने ज्ञान को, नॉलेज को संगठित करते हैं एक जगह पर और उसके बारे में जो है मानसिक प्रक्रिया के थ्रू स्मृति, रिटेंशन करते हैं, कल्पना करते हैं और इसमें मानसिक प्रक्रियाओं को सम्मिलित करते हैं। तो ये जो है मानवीय जीवन की समस्याओं से भरा होता है पूरी तरह से थिंकिंग, क्योंकि हमें जब भी कोई समस्या होती है तो हम ओवर थिंकिंग करने लगते हैं उस बारे में। तो ये जो समस्या है इसमें हम उस समस्या को हल करने की भी कोशिश करते हैं थिंकिंग के थ्रू ही और कभी-कभी हम इसमें जो है नई समस्याओं को भी जन्म दे देते हैं। कभी हम सोचने से ही उस जो है समस्या को सॉल्व कर लेते हैं, कभी ऐसा होता है कि हम सोचते-सोचते एक और नई नई समस्या खड़ी कर लेते हैं। गैरेट के अनुसार यहाँ पर चिंतन को डिफाइन किया गया है, जिसमें बताया गया है कि चिंतन एक प्रकार का अव्यक्त तथा रहस्यपूर्ण जो है व्यवहार होता है। ये एक तरह से पूरा रहस्यपूर्ण व्यवहार है, जिसमें सामान्य रूप से प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। चिंतन का मतलब हो जाता है कि जो एक नॉर्मल बिहेवियर है, उससे हम अब जो है सिंबलाइज़्ड बिहेवियर पर पहुँच जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर गैरेट ने जो है समझाया है थिंकिंग को। चिंतन के साधन की बात करें यहाँ पर, तो कई सारे साधन बताए गए हैं। पहला है प्रतिमाएँ, तो इमेजेस के थ्रू हम जो है चिंतन कर सकते हैं। कोई इमेज हमने देखी, उसके बारे में हम सोचने लगे, तो वो एक प्रकार हो सकता है। कॉन्सेप्ट हम जानते हैं, अगर किसी चीज़ के बारे में हमें संपूर्ण ज्ञान है, तो उसके बारे में हम सोच सकते हैं। प्रतीक, सिंबल्स या साइंस के थ्रू हम अगर कभी सोचने लगते हैं, किसी चीज़ पर जाने लगते हैं, तो वो हो गया यहाँ पर एक थिंकिंग का प्रोसेस। जैसे कि मैथ्स में जो सिंबल्स यूज़ होते हैं, प्लस, इनटू, इन सारी चीज़ों को देखकर हम ये जान जाते हैं कि हमें इसमें करना क्या है। देन लैंग्वेज हो जाती है, तो गेस्चर्स के थ्रू, फॉर्मूले के थ्रू भी जो है हम थिंकिंग कर सकते हैं। यहाँ पर लैंग्वेज में जैसे कि मुस्कुराना, कोई भी गेस्चर फेस पे आया तो उससे हम समझ जाते हैं कि इसमें प्रतिक्रिया क्या है। फॉर्मूला यानी कि छोटे-छोटे सूत्रों से हम समझ जाते हैं विज्ञान में, गणित में, कि हमें करना क्या है, थिंकिंग करने लगते हैं हम तुरंत। इस तरह से चिंतन के प्रकारों की बात करें तो यहाँ पर काइंड्स ऑफ थिंकिंग की बात करेंगे। परसेप्चुअल थिंकिंग होती है, प्रत्यक्षात्मक चिंतन होता है। प्रत्यक्षात्मक चिंतन जो होता है वो एक वस्तु या परिस्थिति से रिलेटेड है, जिसमें डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन किया जाता है और उसके बारे में हम थिंकिंग करते हैं। तो ये हमारे भौतिक तथा मनोवैज्ञानिक वातावरण से जुड़ा हुआ होता है। देन नेक्स्ट जो थिंकिंग होती है वो आ जाती है कलात्मक चिंतन की। इमेजिनरी थॉट्स होते हैं यहाँ पर, जो चीज़ें हमारे सामने प्रेजेंट नहीं है लेकिन उसके बारे में हम जो है सोच पा रहे हैं, तो वो यहाँ पर इमेजिनेटिव थिंकिंग में आएंगे। कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग यहाँ पर आती है। कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग का मतलब हो जाता है कि यहाँ पर हम स्थान, भार, आकार, दूरी, संख्या, इन सारी चीज़ों को देखते हैं और उन चीज़ों के बारे में जानते हैं, तब उसके बारे में चिंतन करते हैं। लॉजिकल थिंकिंग क्या होती है यहाँ पर? ये उच्च प्रकार की थिंकिंग होती है जिसमें समस्या समाधान किया जाता है। विधियों की बात करें यहाँ पर, मेथड्स ऑफ प्रमोटिंग थिंकिंग यहाँ पर आ जाती है। चिंतन वृद्धि के तरीके क्या-क्या हैं? तो डीप नॉलेज हो तब हम जो है चिंतन में वृद्धि कर सकते हैं। किसी ज्ञान का अगर भंडार है तो हम उसके बारे में और सोचते रहते हैं। या मैच्योरिटी ऑफ लैंग्वेज, भाषा में जब हम परिपक्व होंगे तब उस चीज़ के बारे में ज़्यादातर सोच सकते हैं कि कैसे हमें उच्चारण करना है, लिखना है, वचन जानना है। तो भाषा की यहाँ पर परिपक्वता बहुत ज़रूरी होती है।
सशक्त प्रेरणा होने पर भी थिंकिंग ज़्यादा हो सकती है, बढ़ावा दे सकते हैं। बौद्धिक प्रखरता में भी बढ़ावा दिया जा सकता है। लगन एवं रुचि भी में भी जो है थिंकिंग को बढ़ावा दिया जाता है। तो इस तरह से ये सारे फैक्टर्स हैं जिनके थ्रू थिंकिंग को और बढ़ावा दिया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो टॉपिक आता है वो तर्क का हो जाता है। तर्क यानी कि लॉजिक। लॉजिक का मतलब हो जाता है कि जिसका प्रकटीकरण समस्या समाधान व्यवहार से होता है। यानी कि एक अव्यक्त जो है यहाँ पर क्रिया है और इसमें जो हम समस्या समाधान करते हैं उसके लिए कुछ तथ्य देते हैं, कुछ प्रमाण देते हैं, इससे जो है लॉजिक कहते हैं। रीजनिंग कहा जाता है इसे। सामान्य जीवन में तर्क शक्ति का प्रयोग स्वाभाविक रूप से होता है और हमें किसी भी अतिरिक्त शक्ति का जो है प्रयोग नहीं करना पड़ता है। तो इस तरह से एक जीवन जब हम व्यक्ति जीता है तो उसमें ये लॉजिक जो है स्वतः ही इन्वॉल्व हो जाता है। इसके लिए हमें कहीं अलग से लॉजिक बिठाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो साक्षात्कार तथा परीक्षा के समय तर्क द्वारा दिए गए उत्तर अधिक स्पष्ट तथा बौद्धिक क्षमता के माने जाते हैं। जब हम इंटरव्यू के समय या किसी भी एग्जामिनेशन के थ्रू रीजनिंग देते हैं या तर्क प्रस्तुत करते हैं तो वो जो आंसर्स होते हैं वो ज़्यादा हाई लेवल के माने जाते हैं। फिर यहाँ पर जो है डेफिनेशन बताई गई है। गैरेट के अनुसार इन्होंने तर्क के बारे में बताया है कि मन में किसी उद्देश्य या लक्ष्य को रखकर क्रमानुसार चिंतन करना तर्क कहलाता है। अगर हमारे मन में कोई उद्देश्य है कि हम जो है नेट क्लियर करना चाह रहे हैं और उसके बारे में हम फिर सोचने लगते हैं कि इसमें जो है पहली सीढ़ी क्या है, तो फर्स्ट पेपर के बारे में जानना पड़ेगा। देन सेकंड सीढ़ी क्या है, सेकंड पेपर के बारे में हमें जानना पड़ेगा जिससे हमने मास्टर्स की हो। फिर उसके बाद हम देखेंगे इसमें जो 10 यूनिट्स हैं उनके बारे में जानेंगे, उस पूरे सिलेबस से गो थ्रू होंगे, उन सिलेबस को कवर करेंगे, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू, ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा। तो इसी को ही जो है लॉजिक कहते हैं। जब हम क्रमानुसार किसी उद्देश्य पर पहुंचते हैं तो उसे लॉजिक कहा जाता है। काइंड्स ऑफ रीजनिंग की बात करते हैं यहाँ पर। तो आगमन एवं निगमन तर्क होता है। आगमन यानी कि इंडक्टिव लॉजिक, इंडक्टिव रीजनिंग। जब हम स्पेसिफिक से जनरल की ओर पहुँचते हैं तो इसे जो है इंडक्टिव लॉजिक कहा जाता है। देन डिडक्टिव लॉजिक होता है, निगमन तर्क। यहाँ पर डिडक्टिव लॉजिक का मतलब हो जाता है कि जब हम एक जनरलाइज फॉर्म से स्पेसिफिक फॉर्म पर पहुँचेंगे तब उसे जो है डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। इस तरह से यहाँ पर इन दोनों के बारे में बताया गया है रीजनिंग के बारे में। मेथड्स ऑफ रीजनिंग डेवलपमेंट की बात करें तो दृढ़ निश्चय हो जाता है सबसे पहले कि अगर दृढ़ निश्चय होगा तो हम उसके बारे में तर्क कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है स्वाभाविकता का विकास, तो डेवलपमेंट ऑफ नेचुरलिटी आता है। नेक्स्ट इसमें है क्रमागत ज्ञान, सिस्टमैटिक नॉलेज इसमें आता है। सूझ शक्ति का विकास, यूज़ ऑफ इंसाइट इसमें आ जाता है कि हम अगर अपने इंसाइट का यूज़ करते हैं अपनी पूरी सिचुएशन को देखकर तब जो है किसी थॉट पर पहुंचते हैं तो इससे भी जो है रीजनिंग क्रिएट होती है। पूर्व अनुभव को भी इसमें शामिल किया जाता है। इस तरह से ये रीजनिंग हो गया पूरा। उसके बाद बाल विकास के लिए कौन कौन से कारक, कौन कौन से आधार होते हैं उनको समझेंगे यहाँ पर। बाल विकास के लिए जैसे कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट आपको बताया गया। हेरिडिटी जो पूरी तरह से माँ बाप से रिलेटेड होता है, वंशज से रिलेटेड होता है, उन्हीं के शारीरिक एवं मानसिक गुण एक बच्चे में आते हैं और वैसे ही वो बच्चा जो है आगे चलकर बिहेव करता है, वैसे ही व्यक्तित्व में वो ढल जाता है। तो ये हेरिडिटी यहाँ पर हो जाती है। हेरिडिटी की यहाँ पर परिभाषा देखें तो जेम्स ड्रेवर के अनुसार परिभाषा बताई गई है कि माता पिता की विशेषताओं का संतान में हस्तांतरण होता है और वो जो है वंशानुक्रम कहलाता है। तो हेरिडिटी जो है एक माता पिता से जो कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चे में आती हैं, ट्रांसफ़र होती हैं, उन्हें ही हम हेरिडिटी कहते हैं। इसके बाद प्रोसेस देखें तो यहाँ पर पूरा प्रोसेस बताया गया है कि कैसे जो है संयुक्त कोष होता है, जाइगोट्स होते हैं, कैसे जो है गुणसूत्र कितने ट्रांसफ़र होते हैं, क्रोमोसोम्स कितने ट्रांसफ़र होते हैं एक बच्चे में, तो ये पूरा प्रोसेस हो जाता है। कैसे जीन्स जो है ट्रांसफ़र होते हैं, तो ये पूरा प्रोसेस है यहाँ पर हेरिडिटी का। इसके बाद हेरिडिटी के लिए कुछ लॉज और थ्योरीज यहाँ पर बताई गई हैं, जिनमें सबसे पहली थ्योरी आ जाती है बीज कोष के निरंतर का नियम, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ द जर्म प्लाज्म। तो यहाँ पर जर्म सेल्स के बारे में बताया गया है कि कैसे कंटिन्यूटी होती है। इसके बाद लॉ ऑफ
रिजेम्बलेंस आता है यहाँ पर, समानता का नियम। इसके बाद विभिन्नता का नियम, लॉ ऑफ वेरिएशन यहाँ पर आ जाता है। लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस का मतलब होता है कि यहाँ पर कितनी समानता है एक बच्चे की एक अपने संतान के साथ में। तो एक बच्चे की अपने माँ-बाप के साथ में, तो बच्चे माता-पिता और उसके बच्चे में कौन-सी समानताएँ होती हैं, वो इस नियम में आती हैं। और जो विभिन्नताएँ हैं यहाँ पर रंग, रूप, वेशभूषा में, वो जो है विभिन्नता के नियम में आ जाएँगी यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट नियम आ जाता है लॉ ऑफ रिग्रेशन। देन नेक्स्ट नियम है यहाँ पर अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, यहाँ पर कि कौन-कौन से जो है ट्रेड्स ऐसे हैं जो बच्चा अपने माँ-बाप से सीखता है अपने जीवन काल के दौरान। मेंडल का नियम यहाँ पर आ जाता है। तो मेंडल ने मटर पर जो है परीक्षण किया था। तो इस तरह से यहाँ पर हेरिडिटी को जो है जॉइंट किया गया है, कोरिलेट किया गया है। मेंडल के पूरे जो है एक्सपेरिमेंट को यहाँ पर परिभाषित किया गया है। तो शुद्ध कुछ मटर थी बड़ी और कुछ छोटी मटर थी यहाँ पर। उसके बाद इन दोनों पर जब एक्सपेरिमेंट किया तो यहाँ पर वर्ड संकर मटर प्राप्त हुई, जिसमें जिसमें से कुछ जो है शुद्ध बड़ी मटर थी जो 25% थी, कुछ बड़ी जो है वर्ड संकर मटर थी जो 50% थी, और कुछ छोटी मटर थी यहाँ पर जो कि 25% थी। तो इस तरह से हेरिडिटी का यहाँ पर इन्होंने फॉर्मूला दिया। उसके बाद इन्होंने चूहे पर भी जो है प्रयोग किया था, उसके बारे में बताया। तो इन सारे जो है एक्सपेरिमेंट से मेंडल ने भी हेरिडिटी को परिभाषित किया। यहाँ पर नेक्स्ट हो जाता है कि बाल विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव कैसे पड़ता है, कैसे इन्फ्लुएंस करती है हेरिडिटी एक बच्चे के डेवलपमेंट को। तो तंत्रिका तंत्र की बनावट कैसी है, उससे एक बच्चा जो है उसके डेवलपमेंट पर प्रभाव पड़ता है। उसकी ज्ञानेंद्रियाँ, पेशियाँ और ग्रंथियाँ कैसे प्रभावित होती हैं इनसे। इसके बाद बुद्धि का प्रभाव होता है जो है एक बच्चे के चाइल्ड डेवलपमेंट में। मूल वृत्तियाँ क्या हैं, इंस्टिंक्ट क्या है, तो मैकडोगल ने जो है 14 तरह की मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया है जो कि एक व्यक्ति के डेवलपमेंट के लिए, एक चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए बहुत उपयोगी होती हैं। तो यहाँ पर पलायन से भय की जो है संवेग होता है, निवृत्ति से घृणा का संवेग होता है, जिग जिज्ञासा से आश्चर्य का होता है, युयुत्सा से क्रोध का होता है, आत्मगौरव से सकारात्मक आत्म अनुभूति का होता है। फिर उसके बाद इफेक्ट ऑफ नेचर यहाँ पर शामिल होता है जिसमें अलग अलग कैटेगरीज दी गई हैं। शारीरिक गठन आता है यहाँ पर, जिसमें तो एक बच्चे की जो पर्सनालिटी है यहाँ पर वो उसके जो है चाइल्ड डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करती है। तो इसमें पिकनिक जो पर्सनालिटी के लोग होते हैं जो कि क्रस्मर के द्वारा कैटेगराइजेशन किया गया है, उसमें मोटे लोग आते हैं, कम काठी के ये लोग होते हैं, गोल मटोल होते हैं। एथलेटिक्स आते हैं यहाँ पर जो कि एक उपयुक्त पर्सनालिटी के लोग होते हैं। इसमें सिपाही एवं खिलाड़ी आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो पर्सनालिटी है वो एस्थेनिक पर्सनालिटी के लोग आते हैं। एस्थेनिक पर्सनालिटी के लोग दुबले-पतले और शक्तिहीन लोग होते हैं यहाँ पर। देन कौन हेरिडिटी कैसे इम्पैक्ट करती है चाइल्ड डेवलपमेंट को, तो यहाँ पर व्यावसायिक योग्यता का प्रभाव होता है बच्चे में, सामाजिक स्थिति का भी प्रभाव होता है बच्चे में। नेक्स्ट टर्म आ जाता है वातावरण। वातावरण में पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालयी संचार तथा संचार माध्यम आते हैं। वातावरण यानी कि कैसे किन चीज़ों से बच्चा घिरा हुआ है। वातावरण 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पर्यावरण यहाँ पर परि प्लस आवरण, परि का मतलब है चारों ओर से, आवरण का मतलब है ढके हुए। तो बच्चा किन जो है वातावरण से चारों ओर से ढका हुआ है, किन चीज़ों से चारों ओर से ढका हुआ है, उसे वातावरण कहते हैं। और ये जो वातावरण है उसके डेवलपमेंट में एक इनिशियल रोल प्ले करता है। रॉस के अनुसार यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जिससे हम प्रभावित होते हैं या एक बच्चा प्रभावित होता है। तो ये जो चारों ओर से घेरे हुए एनवायरनमेंट होता है वो बच्चे को इन्फ्लुएंस करता है उसके डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पर आ जाता है नेक्स्ट टर्म जिसमें बताया गया है कि कैसे इन्फ्लुएंस होता है एनवायरनमेंट से एक बच्चा, उसका डेवलपमेंट। तो यहाँ पर मानसिक विकास पर उसके प्रभाव पड़ता है। जिस वातावरण में बच्चा रहता है वैसे ही उसका जो है मेंटल डेवलपमेंट होता है। तो अगर एक काम एवं कूल फैमिली में एक बच्चा जन्म लेता है तो उसका जो मेंटल प्रेशर होता है वो बहुत लो रहता है, कूल रहता है वो भी पूरी तरह से। शारीरिक अंतर आ जाता है बच्चों में। तो जैसे
परिवार में बच्चा जन्म लेता है वैसे ही उसका जो है फिज़िकल स्ट्रक्चर भी हो जाता है। तो एक बच्चे के अगर माँ-बाप छोटे हैं तो बच्चा भी कद-काठी उसका छोटा हो जाता है, इसके परसेंटेज बहुत हाई रहते हैं। और एक बच्चे के अगर माँ-बाप लंबे हैं तो उसका जो है बच्चा भी बहुत लंबा होगा, इसके परसेंटेज बहुत हाई रहते हैं। व्यक्तित्व का विकास पर प्रभाव होता है यहाँ पर, तो जिस वातावरण में बच्चा रहता है वैसे ही उसके व्यक्तित्व का भी विकास होता है। शिक्षा पर बहुत प्रभाव पड़ता है, जिस वातावरण में बच्चा रहता है, तो अगर एक अच्छे वातावरण में आप रह रहे हैं तो आपके बच्चे की जो एजुकेशन होगी वो भी बहुत हाई रहती है। तो बाहरी देशों में ये देखा जाता है कि एक माँ-बाप अगर घर लेते हैं तो वो स्कूल को देखकर तब अपना घर खरीदते हैं कि ताकि उनके बच्चे को जो है एजुकेशन में किसी तरह का डिस्कम्फर्ट ना होने पाए। सामाजिक गुणों का भी प्रभाव पड़ता है यहाँ पर, जो जैसे समाज होगा, जैसे जिस सोसाइटी में बच्चा रहता है उसी के अनुसार उसमें जो है गुण आ जाते हैं, वैसे ही वो नागरिक हो जाता है। इसके बाद आ जाता है बालक पर बहिर्मुखी प्रभाव। तो एक वातावरण का बच्चे पर प्रभाव पड़ता है और उसके होल सोल डेवलपमेंट के लिए एक वातावरण बहुत इनिशियल रोल प्ले करता है। तो जैसा वातावरण होगा वैसे ही बच्चे बच्चे का जो है सर्वांगीण विकास होता है, चाहे वो शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, सामाजिक विकास हो या संवेगात्मक विकास हो। इसके बाद यहाँ पर इफ़ेक्ट आता है कि कौन-कौन से फैक्टर हैं, जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स कौन-कौन से हैं जो बच्चे के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर हो जाता है कि बालक का लालन-पालन कौन-सी दशाओं में हो रहा है, किस परिवार में उसका जन्म हुआ है, इससे बच्चे का डेवलपमेंट यहाँ पर अफ़ेक्टेड रहेगा। इसके बाद सेकंड यहाँ पर हो जाता है कि कौन से सामाजिक वातावरण में बच्चे का जन्म हो रहा है और कौन से सामाजिक वातावरण में वो अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहा है, रहन-सहन ले रहा है, इससे भी बच्चा अफ़ेक्टेड होगा। इसके बाद विद्यालय का क्या एनवायरनमेंट है वहाँ पर, इससे भी बच्चे का जो है डेवलपमेंट प्रभावित होता है। एक विद्यालय का वातावरण, उसमें जो है समय विभाजन कैसा है, टाइम टेबल क्या फ़ॉलो किया जा रहा है, कौन-कौन से जो है गेम्स को खिलाया जा रहा है बच्चों को। देन नेक्स्ट आ जाता है मास मीडिया। मास मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल होता है एक बच्चे को डेवलपमेंट करने के लिए। तो आज के टाइम पर टेक्नोलॉजी की ही दुनिया है और ये जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत अच्छी भी है और बहुत बेकार भी है। तो जिस तरह से आप इसका यूज़ करेंगे तो ये आपके लिए बेनिफिटेड भी होगी यहाँ पर और आपके लिए हार्मफुल भी सिद्ध हो सकती है। तो जैसे आप यूज़ करते हैं तो वैसे ही आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी अच्छी भी चीज़ है और ख़राब भी चीज़ है। 2 मिनट या 2 सेकंड से आप किसी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर गूगल क्रोम के थ्रू ले सकते हैं और आप चाहें तो किसी जो है गलत चीज़ में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं यहाँ पर। तो टेक्नोलॉजी का भी इफ़ेक्ट होता है चाइल्ड के डेवलपमेंट में यहाँ पर, जिसमें टेक्नोलॉजी में आ जाता है रेडियो का प्रभाव, दूरदर्शन का प्रभाव, कंप्यूटर का प्रभाव। इस तरह से टेक्नोलॉजी से भी बच्चा अफ़ेक्टेड होता है। तो आज की क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। थैंक यू एवरीवन।